नमस्कार। कल हमने चर्चा की थी गांधी जी के ऊपर और गांधी जी की जो आंदोलन थे, गांधी जी के जो अचीवमेंट थे उनकी चर्चा की और हमने गांधी जी की बुक्स की चर्चा की। और गांधी जी ने जो कुछ लिखा उसके अलावा हमने उनकी हिंद स्वराज की व्यापक चर्चा करते हुए और किसने गांधी जी पे क्या लिखा हमने ये भी किया। फिर हमने इस मुद्दे पे भी चर्चा की थी कि गांधी के ऊपर किन किन लोगों का प्रभाव था, कौन से धर्मों का, कौन से पंथों का, कौन से संप्रदायों का और कौन से व्यक्तियों का। विशेष करके हमने 3 व्यक्तियों की चर्चा की। अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो हमने चर्चा की लियो टॉल्स्टॉय की, जॉन रस्किन की और हेनरी डेविड थोरो की। सविनय अवज्ञा वाला जो बार बार जेल जाया करता था अमेरिका के अंदर। जब धर्म की चर्चा की तो हमने कहा वैष्णववाद से उन्होंने एक अच्छी चीज सीखी, वो था वैश्विक बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम। हमने कल मानव स्वभाव की चर्चा कर ली थी और साध्य और साधनों का आपसी संबंध कर लिया था। आज हम धर्म और राजनीति का आपसी संबंध करें कि गांधी जी का धर्म और राजनीति के आपसी संबंधों के बारे में क्या कहना था। तो आज हम गांधी के जो आज बाकी का जितने भी टॉपिक है गांधी स्मृति दिवस कंप्लीट हो जाएंगे। हम पहले यहीं से शुरू करते हैं कि गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण और धर्म का लौकिकीकरण, ये गांधी जी के विचार यहां समाहित हो गए। सिंपल से मुद्दे हैं कि राजनीति को आप कैसे जोड़ देंगे, अध्यात्म से जोड़ देंगे। अध्यात्म नहीं समझ में चलते, राजनीति को आप कैसे जोड़ देंगे, धर्म से नहीं समझ में आ रहा तो राजनीति को आप कैसे जोड़ देंगे, नैतिकता से। फिर हमने कहा कि इस नैतिकता का, इस धर्म का उन्होंने क्या कर दिया, लौकिकीकरण। एक बार इसको सेकुलराइजेशन नहीं करके हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने फिर इस धर्म को है ना हर एक गतिविधि से जोड़ दिया। ये तो समझ में आ जाता है कि राजनीति को धर्म से जोड़ दिए तो समझ में आता है। चर्चा करें कैसे जोड़ते हैं राजनीति को धर्म से। मुद्दा ये है कि धर्म का हम लौकिकीकरण कैसे करें, धर्म को हर एक लौकिक गतिविधि से कैसे जोड़ दें। देखिए धर्म तो एक ऐसी गतिविधि है जो सिर्फ या तो मुक्ति के प्रयासों से जुड़ी होती है कि आपको मुक्ति के प्रयास करने हैं, मुक्त होना, या पूजा पद्धति से जुड़ी होती है या ईश्वर पूजा से जुड़ी होती है। इन्होंने हर एक गतिविधि को कैसे जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया। तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप किसको दृष्टिगत रखेंगे, धर्म को। अगर आप राजनीति कर रहे हैं, अगर आप शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं, अगर आप बाजार में कोई आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, अगर समाज में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस किसके अकॉर्डिंग करेंगे, धर्म के अकॉर्डिंग। नहीं समझ में आए तो क्या हम फिर किसको माने, धर्म। तो धर्म किसको मानेंगे, नैतिकता। क्या बाजार में धर्म की जरूरत नहीं होती क्या? आप बाजार में धर्म मतलब चलो गणेश जी की पूजा करते हैं, सुबह होता है ना धर्म, बाजार में भी बढ़िया आता है, सुबह लक्ष्मी की पूजा करता है, गणेश की पूजा करता है, वो धर्म नहीं है। धर्म का तात्पर्य है कि बाजार की और व्यापार की एक एथिक्स होती है कि आप मिलावट नहीं करेंगे, आप किसी से ओवर वेट नहीं लेंगे, आप किसी से कम तोलेंगे नहीं, और आप सत्य बोलेंगे व्यापार के मामले में भी, और कभी भी इतने लालची नहीं हो जाएंगे कि अगले को लूट ही ले आप। तो ये बाजार की क्या है, नैतिकता कहे या बाजार का क्या कहे। अब आप देखिए, क्या कोई विद्यार्थी उसका धर्म नहीं है क्या? है, विद्यार्थी का भी धर्म है कि मनोयोग पूर्वक अपनी पढ़ाई करे, ये उसका धर्म है। तो यहाँ धर्म का तात्पर्य वो नहीं है जो अंबेडकर जी से इनका संघर्ष चला करता था। अंबेडकर जी कहते थे कि आपने धर्म का क्या कर दिया है, राजनीतिकरण कर दिया, धर्म और राजनीति को आपस में आपने जोड़ दिया है। तो गांधी जी कहते थे कि अंबेडकर जी मुद्दा ये नहीं है, सबको ये कहा करते थे कि मेरे लिए नैतिकता, धर्म और राजनीति ये पर्याय शब्द है,
मैं इनमें आपस में अंतर नहीं करता। ये तो हम देख रहे हैं कि धर्म का तात्पर्य क्या है। धर्म का तात्पर्य है कि आप राजनीतिक गतिविधियों में, किसी भी गतिविधि में अहिंसा का पालन करें, सत्य का पालन करें, आप मानवता का पालन करें, आप समाज सेवा का पालन करें, गरीब के हितैषी हो, आप सब सत्य बोले। ये धर्म है। और इसी धर्म को अपन क्या बोलते हैं? फिर नैतिकता बोलते हैं। एथिक्स क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये नैतिकता होती है। यही धर्म होता है। धर्म यही तो सिखाता है अपने को, पर सेवा करना, मानव सेवा करना, गरीब सेवा करना। तो इस धर्म को छोड़ सकते हैं क्या अपन? तो क्या अगर कोई राजनीति करेगा तो इस धर्म को छोड़ देगा? इसका मतलब उससे खतरनाक फिर कोई नेता नहीं होगा। जिसने राजनीति करते करते और धर्म के ये सारी विशेषताएं छोड़ दी जो अभी चर्चा की हमने, मानव सेवा, जन सेवा, वसुधैव कुटुंबकम छोड़ दिया, अहिंसा को त्याग दिया, सत्य को त्याग दिया, इसका मतलब वो राजनीति बहुत खतरनाक हो जाएगी। तब ये कहते थे कि ये तीनों कैसे पद है? पर्याय पद है। तो धर्म को आप कहां लागू करें? हर गतिविधि में लागू करें, और राजनीति का आध्यात्मिकरण कर दें, और धर्म का क्या कर दें? लौकिकीकरण। कि राजनीति को आप धर्म से जोड़ दें और धर्म को समाज की प्रत्येक गतिविधि से जोड़ दें, फिर हर चीज अच्छी हो जाएगी। तो ये कहते थे कि मैं जो धर्म से जो शून्य राजनीति होती है ना, धर्म से शून्य राजनीति, उसका मैं पक्षधर नहीं। मैं भले ही राजनीतिज्ञ हूं, लेकिन मैंने धर्म का चोला ओढ़ रखा है कि मैं हरेक गतिविधि में किसका पालन करूंगा? धर्म का पालन करूंगा। जब हुआ क्या कि ये सारी बहस खड़ी कब हुई? ये सारी बहस खड़ी हुई जब दो तलवारों का सिद्धांत चला गया। थोड़ा सा बैकग्राउंड इस पूरे प्रकरण को देखते हैं। ये प्रकरण है क्या? और इसके बाद एक क्रांति हुई 1789 की, फ्रांस की क्रांति। हालांकि इससे पहले दो क्रांतियां ब्रिटेन की हो चुकी थी, लेकिन धर्मनिरपेक्षता इतनी हावी नहीं थी। हालांकि धर्मनिरपेक्षता की चर्चा तो शुरू हो गई थी, उदारवाद आया, उदारवाद की वृद्धि के साथ साथ क्या आने लगी? लेकिन एक बहुत बड़ी उदारवादी क्रांति थी 1789 की, फ्रांस की क्रांति। तो ये तो दो तलवारों का सिद्धांत था जो यूरोप में चला करता था, जिसमें पोप राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया करता था। तो धर्म कहां हस्तक्षेप कर रहा है? देखो, धर्म हस्तक्षेप कर रहा है काय में? राजनीति में। पोप राजा से कहता था कि तू फलां से युद्ध करेगा, फलां से संधि करेगा। कौन राजा बनेगा, कौन राजा नहीं बनेगा? इटली के अधिकांश जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें तो ये सारा काम वहां बैठा हुआ पोप किया करता था। तभी मैकियावेली सबसे ज्यादा गालियां किसको देता है? पोप को देता है कि इटली को अगर किसी ने बर्बाद किया और एकीकरण नहीं होने दे रहा इटली का, तो वो पोप नहीं होने दे रहा। तो फिर उस मैकियावेली से धर्मनिरपेक्ष राजनीति की शुरुआत हुई कि धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर दो तलवारों का सिद्धांत चला गया। फिर यह कहा गया कि राजा दोनों मामलों में सर्वोच्च है। कौन कौन से दो मामले हैं? लौकिक मामले और पारलौकिक मामले। राजा राजनीति में भी सर्वोच्च है और राजा धर्म में भी सर्वोच्च है। तब होश आया तो उसने लेवियाथन के हाथ में दो चीजें दे दी। क्या क्या दे दी? एक हाथ में तो तलवार दे दी और एक हाथ में गदा दे दी। तलवार का तात्पर्य है कि राजनीतिक मामलों में राजा सर्वोच्च है, और गदा का तात्पर्य है कि धार्मिक मामलों में भी राजा ही सर्वोच्च है, राज्य ही सर्वोच्च है, पोप दखलंदाजी नहीं करेगा। तब हम कहते हैं कि फिर इसे धर्मनिरपेक्ष राजनीति की शुरुआत हुई, धर्म को राजनीति के अंडर में कर दिया गया। फिर हुई फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति हुई तो स्पष्टतः मना कर दिया गया, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने बड़ी रेडिकल क्रांति थी। इसने तीन चीजों को समाप्त किया। फ्रांस की क्रांति ने इसने एक तो राजतंत्र समाप्त कर दिया, रेडिकल मतलब आमूलचूल परिवर्तन कर दिया फ्रांस के अंदर। राजा को मार दिया, लुई 16 को मौत के घाट उतार दिया। दूसरा, इस क्रांति ने इसको खत्म कर दिया, सामंतवाद को खत्म कर दिया। तब कार्ल मार्क्स एक बात कहता है कि फ्रांस की क्रांति कैसी क्रांति थी? बुर्जुआ क्रांति थी।
अब फिर चलते हैं, क्योंकि नए वाले बिल्कुल दिमाग में उतर गए, पुराने वाले बताओ कि कार्ल मार्क्स ये क्यों कहता है कि फ्रांस की क्रांति बुर्जुआ क्रांति थी? क्योंकि पूंजीपतियों ने आम लोगों के साथ मिलकर किनको मरवा दिया? सामंतों और राजा को भी मार दिया। और तीसरा, इन्होंने खत्म कर दिया धर्मतंत्र को। इन्होंने क्या किया, फ्रांस में जो चर्च के पास जो जमीनें थी बड़ी भारी मात्रा में, और चर्च खुद टैक्स लगाया करता था, वो सारी किसानों ने और पूंजीपतियों ने छीन ली उनसे। तो धर्मतंत्र का भी क्या कर दिया, समाप्त। और जैसे ही गणतंत्र बना फ्रांस 1789 में, राजतंत्र खत्म हो गया, क्या बन गया? गणतंत्र बनते उसने कहा कि अब फ्रांस के अंदर धर्म राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन ये बड़ी जोरदार चीज बोली, राजनीति का ही हस्तक्षेप करेगी, धर्म में हस्तक्षेप करेगी। अब राजनीति धर्म में हस्तक्षेप करेगी, इसका परिणाम क्या निकला कि फ्रांस में आज तक उसके परिणाम निकल रहे हैं। फ्रांस में चलती चलती है ना, वहां की सरकार कह देती है कल से ना ये जो बुर्के पहन के लड़कियां आ रही है ना कॉलेज में, ये नहीं आएगी। तो फिर लोग शोर मचाते हैं कि अपना देश तो धर्मनिरपेक्ष है। वो धर्मनिरपेक्षता फ्रांस की अलग प्रकार की है, धर्म कायम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन राजनीति कायम में करेगी, धर्म में करेगी। तो ये धर्म और राजनीति के आपसी दुराव का जो प्रकरण था, ये अलग अलग होने चाहिए। दो तलवारों के सिद्धांत से शुरू हुआ, इसकी समाप्ति से संप्रभुता शब्द आया, फिर मैकियावेली आया, फिर होब्स आया, फिर फ्रांस की क्रांति हुई और उदारवाद आया, और धीरे धीरे राज्य कैसे हो गए? धर्मनिरपेक्ष हो गए। गांधी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति एक मृत्युजाल के समान होती है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति आपकी आत्मा मार देती है। लेकिन यहां फिर वही आया, यहां और वहां धर्म का अर्थ अलग अलग है। इसका तात्पर्य क्या है बताओ? वहां जो हम यूरोप की चर्चा करते हैं तो वहां तो धर्म का तात्पर्य ईसाई धर्म और उनका गुरु पोप, और यहां धर्म का तात्पर्य गांधी के अकॉर्डिंग क्या है? नैतिकता है, आत्म संयम है, आत्म बल है, पर सेवा है, पर कल्याण है, अहिंसा है, सत्य है। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? धर्म का। ये कोई पूजा पद्धति नहीं है कि आप किस इनकी बात माननी होगी। तो गांधी जी कहते हैं देखिए मैं भी मानता हूं कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं मेरी धर्मनिरपेक्षता अलग है। गांधी जी कहते हैं कि यहां राज्य किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। गांधी उल्टे चलते हैं फ्रांस से। अब फ्रांस और गांधी की थोड़ी सी तुलना करें। फ्रांस क्या कह रहा है? फ्रांस में क्या चलता है आप बताओ? फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता कैसी है? धर्म राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन राजनीति चाहे तो धर्म में। गांधी जी उल्टा कह रहे हैं। गांधी जी के मेरा राज्य भी कैसा हो सकता है? धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, लेकिन मेरे यहां धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य कायम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, नैतिकता के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। राज्य धर्म को नहीं छेड़ेगा, लेकिन धर्म किसको छेड़ेगा? राज्य और राजनीति को छेड़ेगा। राजनीति का क्या करेगा? आध्यात्मिकरण करना है अपने को। तो देखिए फ्रांस का उल्टा, राज्य धर्म को और नैतिकता से पंगे नहीं लेगा, लेकिन धर्म किसको सुधार देगा? राज्य को। तो फ्रांस से उल्टे चलते हैं गांधी जी। ये कहते हैं मेरा भी राज्य धर्मनिरपेक्ष है, मैं ये नहीं कहता, मगर मेरी धर्मनिरपेक्षता अलग प्रकार की है। इनकी फिर चर्चा करेंगे अपन फ्रांस की, इन सब की और भारत की। तब एक राजीव भार्गव के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसकी चर्चा करेंगे। धर्मनिरपेक्षता टॉपिक है अपने। तो अपना इतना ही समझ लें कि ये थे गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण कर दिया, और जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने किसको जरूरी कर दिया? धर्म को और नैतिकता को आवश्यक कर दिया। अब ये है कि धर्म की परिभाषा को लेकर झगड़ा हो सकता है। अंबेडकर धर्म का तात्पर्य पूजा पद्धति माना करते थे, और गांधी जी धर्म का तात्पर्य नैतिकता, सार्वभौमिक नैतिकता मानना करते थे। अब फिर चलते हैं, एक छोटा सा शब्द आया, आगे भी उसकी चर्चा कर लेंगे कि गांधी जी के धर्म का तात्पर्य था सार्वभौमिक नैतिकता। इसका क्या अर्थ लगाएं? आगे भी इसकी एक दो बार हो चुकी चर्चा है। सार्वभौमिक नैतिकता, इसका तात्पर्य है कि संसार में आप कहीं भी जाओ, सबका धर्म क्या है? एक है। सबका धर्म एक ही है, और वो धर्म है सबका मानवता, वो धर्म है सबका मानव सेवा, वो धर्म है सबका पर कल्याण, वो है समाज कल्याण। अब ये है धर्म का तात्पर्य। अब बताओ, इनको छोड़ के राजनीति की जा सकती है क्या?
यूरोप में राजनीति का बंटाधार ये हो गया कि उन्होंने राजनीति करते करते इन चीजों को भी त्याग दिया। उन्होंने नैतिकता और धर्म दोनों को किससे दूर कर दिया? राजनीति से दूर कर दिया। तब वहां यूरोप में राजनीति ऐसी हो गई, तो वहां साम्राज्यवाद और भोगवाद फैला, क्योंकि राजनीति किससे अलग हो गई थी? धर्म से अलग हो गई थी। चलिए, तो ये सार्वभौमिक नैतिकता है। संसार में सब जगह नैतिकता एक जैसी होती है। ये नियम पूरे संसार में एक जैसी चलते हैं, तो पूरे संसार का धर्म एक ही होता है, मानव धर्म। हम हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर में नहीं पड़े, ये मानव धर्म है। तो गांधी जी धर्म और राजनीति के सहमिलन के पक्षधर थे। चलिए, अब अपन गांधीवाद की विभिन्न टेक्निक्स हैं, उनकी चर्चा करते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं मजेदार। ये तो सबको पता है कि गांधी ने धर्म में उनको मिलाया था, कुछ कोटेशन है वो आ सकती है, धर्म और राजनीति की आपसी कोटेशन है वो आ सकती है। अब अपन गांधी के राज्य संबंधी विचार और गांधीवाद के जो विभिन्न और प्रकार, हम आज सर्वोदय की चर्चा करेंगे, स्वराज की चर्चा करेंगे, सत्याग्रह की चर्चा करेंगे, ट्रस्टीशिप की चर्चा करेंगे और अहिंसा की चर्चा करेंगे और कुछ और मजेदार चर्चाएं करेंगे। अब राज्य से शुरू करते हैं कि गांधी जी राज्य के बारे में क्या कहा करते थे। हमने अभी तक ये देखा कि गांधी ने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा, गांधी ने साध्य और साधन के बारे में क्या कहा, और गांधी ने धर्म और राजनीति के बारे में क्या कहा। ये तीन मुद्दे किए पढ़ने होता। मानव बुरा हो सकता है, लेकिन उसमें आत्म कल्याण के भाव पाए जाते हैं और उसमें अच्छा बनने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। तो मानव की अच्छाई के बारे में गांधी जी सकारात्मक है। साध्य और साधन, इन दोनों में अटूट संबंध होता है। साधन अच्छे होंगे तो ही साध्य अच्छा होगा। तो अगर आपको अच्छा उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसकी प्राप्ति के साधन भी क्या होने चाहिए आपके पास? अच्छे होने चाहिए। चलिए, मैकियावेली के बिल्कुल उल्टे, कौटिल्य के बिल्कुल उल्टे, और धर्म और राजनीति का संबंध अभी अपन ने देखा। अब देखते हैं गांधी जी राज्य के बारे में क्या कहते हैं। गांधी जी ने दो छोटे छोटे बड़े मजेदार शब्द बोलते हैं कि राज्य शोषण व संगठित हिंसा का क्या है? रूप। ये परिभाषाएं ना, छोटी छोटी परिभाषाएं, ये राज्य में अपन को फिर करनी पड़ेगी, आज भी कर लेते हैं। राज्य आत्मा रहित मशीन। ये दो छोटी छोटी कोटेशन है, दोनों का संबंध किससे है? गांधी जी से। कि व्यक्ति में ना आत्मा होती है, लेकिन राज्य में आत्मा नहीं होती। और ये काय का रूप है? संगठित हिंसा का रूप है। गांधी जी कहते हैं कि मैं राज्य की प्रत्येक बढ़ती हुई शक्ति को भय की दृष्टि से देखता हूं, कि जैसे ही राज्य की शक्ति बढ़ती है तो गांधी जी कहते हैं कि मैं भयभीत हो जाता हूं, क्योंकि राज्य की प्रत्येक बढ़ती हुई शक्ति क्या छीन लेती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन लेती है। व्यक्ति जो खुद का कल्याण खुद कर सकता था, अब राज्य उसके मामलों में क्या करने लगा है? हस्तक्षेप करने लगा है। तो आप देखें कि कल्याण कौन सा अच्छा होता है? कल्याण वो अच्छा होता है जो स्व कल्याण हो, या कल्याण वो अच्छा होता है जो पर कल्याण हो? तो राज्य अगर कल्याणकारी गतिविधि कर रहा है तो वो भी इसको करने की आवश्यकता नहीं होगी। गांधी जी तक यहां तक कहते हैं कि शिक्षा व स्वास्थ्य ये भी किस क्षेत्र में दे देने चाहिए? निजी क्षेत्र में, ताकि लोग अपने हिसाब से शिक्षित हो जाएं। अगर इसको राज्य के यहां दिया गया तो एक तो भ्रष्टाचार फैलेगा, राज्य इनके नाम पे अपनी शक्ति बढ़ा लेगा, उन शक्तियों का फिर क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। तो कुल मिलाकर ये कहना था कि व्यक्ति है ना, वो एक ऐसा प्राणी है जो खुद का कल्याण खुद कर सकता है, इसलिए राज्य को उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी राज्य के बारे में इनका ये कहना, राज्य के बारे में।
तो गांधी जी है कैसे राज्य के बारे में? गांधी जी कहते हैं कि राज्य एक ऐसी बुराई है, अनावश्यक बुराई है। राज्य के बारे में एक बहस चलती है, तब ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन राज्य को क्या मानता है। उदारवादियों के पास चलते हैं। तो उदारवादी विचारक हैं, चाहे वो लोक हो चाहे कोई और हो, ये कहते हैं कि राज्य आवश्यक बुराई है। अनावश्यक बुराई है। उदारवादी कहते हैं ये कैसी बुराई है? आवश्यक बुराई है। कल्याणकारी जो राज्य के समर्थक हैं, कल्याणकारी राज्य के, वो कहते हैं कि राज्य सकारात्मक या आवश्यक अच्छाई है। इन तीनों मुद्दों की चर्चा करते हैं, इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहे हैं अराजकतावादी। चाहे अराजकतावादी किसी भी प्रकार का हो, वो राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक अपने क्या समझ ले। उदारवादी कहते हैं कि राज्य आवश्यक बुराई है। बुराई तो है राज्य, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामलों में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है, लेकिन आवश्यक है क्योंकि राज्य नहीं होगा। उदारवादी कहते हैं, होब्स कहता है, तो लैंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, लोग एक दूसरे को मार देंगे। तो राज्य सिर्फ किस लिए जरूरी है आप बताओ? कल्याण करने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने? लॉ एंड ऑर्डर है तो बुराई, लेकिन एक काम इसके बगैर नहीं हो सकता, वो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो कल्याणकारी राज्य वाले कहते हैं नहीं नहीं, ये तो आवश्यक क्या है, ये दोनों काम करता है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करता ही करता है, बाकी इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि कैसे कार्य करता है? कल्याणकारी। तो राज्य अच्छा होता है। अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य अनावश्यक बुराई है। बुराई है पक्का, लेकिन अनावश्यक है। एक तो ये कल्याण की जरूरत नहीं है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की भी जरूरत है नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के नाम के ऊपर गांधी जी कहते हैं कि राज्य क्या फैलाता है? हिंसा फैलाता है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे भांति भांति के कानून बनाता है, बहुत सारे पुलिस थाने खड़ी करता है, मिलिट्री तैयार करता है, और फिर एक दूसरे को मारते हैं लोग। कानून के नाम के ऊपर लोगों का शोषण करता है, भांति भांति के कानून बना के, और लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत कल्याण को मार देता है। तो ये क्या करता है? संगठित हिंसा। तो जितने भी अराजकतावादी है, ये राज्य को अनावश्यक बुराई है कि इसकी आवश्यकता नहीं इस बुराई की। तो फिर क्या होगा? राज्य नहीं होगा तो हालात क्या होंगे? तो गांधी जी का जो दर्शन है वो कहता है दार्शनिक अराजकता। इनके ऊपर बार बार चर्चा करते हैं। फिलोसोफिकल अनार्किज्म, दार्शनिक अराजकतावाद, इसको अपन एक और बोलते हैं प्रशांत अराजकतावाद। ये तो बात थी, अब तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आमतौर पे हम तीन प्रकार का अराजकतावाद करते हैं। एक तो करते हैं प्रोंदो का और बाकुनिन का और क्रोपोकिटिन का, दो कर लेते हैं। एक करते हैं विलियम गोडविन का और एक करते हैं टोल्स्टॉय का, इसको ही करते हैं ज्यादा, और गांधी का। ये तीनों अराजकतावाद अलग अलग है। अराजकतावाद का प्रणेता है विलियम गोडविन, ब्रिटेन का था। एक स्त्री का आपने नाम सुना होगा, प्रथम नारीवादी। नारीवाद की मां किसको बोलते हैं आप बताओ? मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट को बोलते हैं। नाम लिख देता हूं, वुलस्टोनक्राफ्ट। कॉलेज लेक्चर में तो एज ए थिंकर चलती है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, या नेट में। विलियम गोडविन इनके पति थे। पूरी चौकड़ी थी इनकी, बाद में इनकी कभी बात करेंगे। और इनसे बड़े पंगे लिया करते थे ये जो रूढ़िवादी है ना, एडवर्ड बर्क, इनसे नहीं बनती थी इनकी, गोडविन की, वुलस्टोनक्राफ्ट की, इनकी। तो गोडविन का है प्रबुद्ध अराजकतावाद। एनलाइटन एनार्किज्म कि अगर आप बौद्धिक रूप से सोचो ना,
तो आप एक दिन राज्य को अनावश्यक मान लेंगे, लेकिन उस तक आपकी बुद्धि और विचार जानने चाहिए। जब व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से सोचने लग जाता है, लाभ हानि सारी सोच लेता है, तो वो देखता है कि राज्य के बने रहने में नुकसान ज्यादा है और फायदे कम। तो जैसे जैसे लोगों में ज्ञान आता जाएगा, बौद्धिकता आती जाएगी, लोग समझदार होते जाएंगे, राज्य की आवश्यकता कम होती जाएगी। राज्य की आवश्यकता तब थी जब लोगों में क्या नहीं थी, प्रबुद्धता नहीं थी, प्रबुद्धता नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, ज्ञान नहीं था, लोग हबसी थे तो एक दूसरे को मारा करते थे। तो लोग तो इतने इंटेलिजेंट अच्छे हो जाएंगे कि उन्हें प्रबुद्ध अराजकतावाद आएगा, उसे राज्य की जरूरत नहीं होगी। अब आप कहें कि फिर राज्य की जरूरत नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? तो फिर लोग, प्रबुद्ध लोग कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ पंगे नहीं लेते, वो कोई अपराध नहीं करते, वो कोई कानून नहीं तोड़ते। तो ऐसे में फिर क्या आता है, आप बताओ, कौन सा शासन आ जाता है? आप खुद अनुशासन में रहते हैं, सब अनुशासन आ जाता है या सब शासन आ जाता है, व्यक्ति खुद का शासक खुद ही बन जाता है। इतने मात्रा में आप क्या हो जाते हैं, प्रबुद्ध हो जाते हैं कि आप सब शासन में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल राज्य कानून क्यों बनाता है? ताकि हमें लाइन में लगा सके। अच्छा, अब 2005 में महिला घरेलू हिंसा मुक्ति अधिनियम आया। क्यों आया बताओ? क्योंकि महिलाओं पे पुरुष क्या कर रहे थे, अत्याचार। अगर ये अत्याचार नहीं हो महिलाओं के ऊपर, पुरुष इतने ज्यादा प्रबुद्ध हो जाएं, खुद के ऊपर स्वशासन करें और औरतों का सम्मान, सशक्तिकरण की इज्जत करें, तो इस कानून की जरूरत पड़ती क्या? तो पुलिस वाले क्यों तो पत्नियों को पकड़ के लाते, क्यों ठोक पीट के उनको अंदर करते, क्यों? क्योंकि उनमें सब अनुशासन नहीं, इसलिए राज्य की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप प्रबुद्ध हो जाते हैं तो फिर अपने आप ही आप सब अनुशासन में आ जाते हैं। प्रोंदा और बाकुनी ये कहते हैं ऐसे नहीं आता, ये प्रबुद्ध अराजकतावाद, ये चौथी बात है। अराजकतावाद किस तरीके से आता है? क्रांतिकारी तरीके से आता है। राज्य एक वर्गीय यंत्र है, और इस राज्य वर्गीय यंत्र का तात्पर्य है एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिए क्या पैदा किया था, राज्य पैदा। ये प्रोंद और बाकुनिन कार्ल मार्क्स की तरह समाजवादी साम्यवादी विचार का है। तो ये वर्गीय यंत्र है। अब चूंकि साम्यवाद आएगा तो कोई वर्ग किसी का शोषण नहीं करेगा तो राज्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन वर्ग शोषण रोकने के लिए पहले वर्ग विभाजन रद्द करना पड़ेगा। वर्ग कितने थे? तो एक वर्ग का कोई काम तो करो, इसका एक ही तरीका है कि उसको मार दो, हिंसक क्रांति से इसको मार दो, फिर वर्ग कितना रह जाएगा? अब वर्ग विभाजन नहीं होगा तो वर्ग शोषण, और वर्ग शोषण नहीं होगा तो वर्गीय शोषण का यंत्र राज्य भी नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप ही लुप्त हो जाएगा। ये कहते हैं इसको समाप्त करना पड़ेगा, कार्ल मार्क्स कहता है लुप्त हो जाएगा, प्रोंदा और बाकुनिन इसको समाप्त करना चाहते हैं। तो ये वर्गीय यंत्र है, हिंसक क्रांति के द्वारा वर्ग शोषण खत्म होते ही राज्य यंत्र भी खत्म हो जाएगा। अब आ गए गांधी और टोल्स्टॉय। ये कहते हैं कि नहीं, ये क्रांतिकारी तरीका अच्छा नहीं है, राज्य वर्गीय यंत्र नहीं है, बल्कि राज्य काय का यंत्र है, हिंसा का यंत्र है। राज्य पैदा हुआ था हिंसा से, हिंसा को दबाने के लिए। अब फिर चलते हैं, राज्य पैदा क्यों हुआ था? मत्स्य न्याय था। पहले राज्य में चलते हैं। मत्स्य न्याय, मनु का राज्य याद है क्या? देवी राज्य मान लेते हैं उसको। पैदा क्यों हुआ था, उत्पत्ति क्यों हुई थी मनु के राज्य की? मत्स्य न्याय था। किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं था, सारे लोग एक दूसरे को मार रहे थे। ऐसे में लोग मनु के पास गए कि आप हमारे राजा बन जाओ, आप हमारे किंग बन जाओ, उसके बाद हम आपको टैक्स देंगे, बदले में आप हमें सुरक्षा देना, बाहरी शत्रुओं से भी और आंतरिक रूप से भी। तो फिर होब्स क्या कहता है, ऐसी बातें होब्स कहता है। क्यों बनाया गया सामाजिक समझौता, क्यों किया गया? क्योंकि किसी का भी जीवन सुरक्षित है, तो जीवन के अधिकार की सुरक्षा के लिए हमने राज्य बनाया। अब वो कहता है कि आपने सामाजिक समझौता कर लिया और लेवियाथन का निर्माण कर लिया, कॉमनवेल्थ का निर्माण कर लिया, लेकिन उसके हाथ में क्या नहीं दिया आपने? तलवार नहीं दी।
तो उस समझौते का फायदा भी क्या? तलवार का तात्पर्य है कि अगर आपने इसको शक्ति नहीं दी तो फिर समझौता करने का फायदा ही क्या? फिर तो आप वापस लड़ पड़ोगे। राज्य बोलेगा भैया तुम क्यों लड़ रहे हो, आप बोलोगे तू क्या कर लेगा, तो फिर समझौते का। तो आप उसके हाथ में इतनी बड़ी तलवार दो कि जैसे आप छोटी सी तलवार निकालो तो राज्य कैसी तलवार निकाले, बड़ी, और आपकी छोटी तलवार क्या हो जाएगी? आपने कोई भी अपराध किया तो राज्य आपको पकड़ेगा और कहां डाल देगा? जेल में डाल देगा। तो राज्य हिंसा के खिलाफ किसका जवाब है? हिंसा का जवाब है। तो राज्य हिंसा का यंत्र है। आप एक दिन क्या करो, इतने अच्छे हो जाओ कि क्या त्याग दो? हिंसा त्याग दो। तो एक अहिंसक राज्य का निर्माण होगा। आप इतने अच्छे हो जाएंगे, नैतिक हो जाएंगे, इतने भले हो जाएंगे और सत्य के मार्ग पे चलेंगे, तो आपका ये सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? दार्शनिक अराजकतावाद आएगा। तब फिर आएगा वो, तब सत्य की प्रभुसत्ता आएगी। ये तो गांधी का राज्य है, उसमें किसकी प्रभुसत्ता होती है? सत्य की प्रभुसत्ता होती है। हम जितने भी राज्य आज तक करते आए हैं उसमें या तो राजा की प्रभुसत्ता का चक्कर चलता है, या किसकी प्रभुसत्ता? संसद की प्रभुसत्ता। फिर अपने देश में चलती रहती है कि अपने किसकी प्रभुसत्ता? जनता की प्रभुसत्ता। और यहाँ गांधी जी के राज्य में सत्य की प्रभुसत्ता है। सत्य सर्वोच्च है और हम सब इसके अनुसंगी है, तो सत्य की प्रभुसत्ता होती है। तो ये हमने दार्शनिक या प्रशांत अराजकतावाद किया, जिसका संबंध टोल्स्टॉय से और गांधी से। दार्शनिक का तात्पर्य है फिलोसॉफिकल रूप से आप इतने ज्यादा आध्यात्मिक अच्छे हो जाते हैं कि आप एक दिन राम राज्य का निर्माण कर लेते। और जिस दिन आप अच्छे हो जाते हैं, आत्म अनुशासन आ जाता है, आत्म संयम आ जाता है, सब अनुशासन आ जाता है, आप में सब राज आता है, सबके ऊपर राज करना, उस दिन आप हिंसा को त्याग देते हैं, अहिंसक हो जाते हैं। और अहिंसक होते ही फिर आपको हिंसा की जरूरत नहीं है, तो राज्य की भी जरूरत है नहीं। तो जब राम राज्य आता है तो हमने देखा कि राम राज्य में तो राज्य होता है शोषणकारी यंत्र के रूप में, न वर्ग शोषण होता है, न वर्गों में कोई भारी विभाजन पाया जाता है, तो वर्ग शोषण भी हो जाता है। तो राज्य विहीन अवस्था, शोषण विहीन अवस्था है प्रशांत अराजकतावाद। क्यों अराजकतावाद में राज्य विहीन तो बोलते ही, अराजकतावाद का तात्पर्य क्या होता है? राज्य विहीन अवस्था अराजकतावाद होती है। ये अराजकतावाद आएगा कब? जब आप अच्छे तरह से क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, अहिंसक हो जाएगा, अराजकतावाद आ जाएगा। और अगर आप लड़ते झगड़ते रहे तो राज्य बना रहेगा। और क्या करते हैं राज्य भी? हिंसा। हमने देखा व्यक्ति ज्यादा हिंसा करते हैं, राज्य ज्यादा हिंसा करता है। राज्य हिंसा करता है, एक आदमी 2 या 10 आदमियों को मारता है, राज्य एक साल में पता नहीं कितनों को कुचलता है, कितनों को दबाता है, कितनों को शोषण करता है, अपने को पता ही। चाहे वो नौकरशाही के माध्यम से करें, चाहे वो पुलिस के माध्यम से करें, चाहे वो नेताओं के माध्यम से करें, चाहे वो मिलिट्री के माध्यम से दमन करे, राज्य भारी मात्रा में हिंसा करता है। तो गांधी जी इसीलिए किससे डरते हैं? राज्य की सत्ता से डरते हैं। इसलिए कहते हैं राज्य की सत्ता अनावश्यक बुराई है। अब चलते हैं, क्वेश्चन क्या आता है? या तो आते हैं छोटे छोटे कोटेशन कि गांधी जी ने राज्य के बारे में क्या कहा है। वे आत्मा रहित यंत्र है, व्यक्ति में आत्मा होती है लेकिन राज्य में आत्मा नहीं होती। जबकि अरविंदो कह के गया राज्य में आत्मा होती है, राज्य की खुद की इच्छा होती है। और गांधी जी कह रहे कोई इच्छा नहीं होती, एक इच्छा होती है, हिंसा की इच्छा। फिर ये वर्गीय यंत्र है या हिंसा का यंत्र है? तो ये हिंसा का यंत्र है, ये संगठित हिंसा का स्वरूप है। ऐसी छोटी परिभाषाएं हैं। या फिर किसके बारे में आ जाता है? ये कैसे अराजकतावादी है? या फिर मिलान करना आ जाता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा अराजकतावादी है। तब फिर गोडविन अलग प्रकार का है, प्रोंदा और बाकुनिन अलग प्रकार के हैं, टॉलस्टॉय और गांधी अलग प्रकार के अराजकतावादी। बस है ये अराजकतावादी, लेकिन अराजकतावाद लाने के तीनों के तरीके क्या हैं? अलग अलग है। बस आप याद रखना कि इनका तरीका क्रांतिकारी है, इनका प्रबुद्ध है और इनका प्रशांत है। ये 3 प्रकार के अराजकतावाद हमने की। फिर गोपीनाथ धवन की वापस चर्चा कर लेते हैं। यह पुस्तक याद आ रही है गोपीनाथ धवन? कल मैंने आपको 2 पुस्तकें कराई थी, एक तो लॉर्ड भिखु पारिक की पुस्तक कराई थी और एक कराई थी गोपीनाथ धवन। गोपीनाथ धवन नहीं आता, आमतौर पे एग्जाम में कई बार क्या लिख दिया जाता है? जीएन धवन लिख दिया जाता है, तब अपन संकट में आ जाते हैं। जीएन धवन
पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन, कल हमने पुस्तक की थी। और इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी को क्या कहा है? प्रशांत अराजकतावादी। तो एक और तथ्यात्मक क्वेश्चन ये तैयार हुआ, फैक्चुअल, कि किसने कहा है गांधी को प्रशांत अराजकतावादी? तो जीएन धवन ने। और पुस्तक का नाम गांधी का राजनीति दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ महात्मा गांधी। तो गांधी ने क्या कहा है राज्य के बारे में, ये हमने देखा। देखिए, जो नए आए हैं वो सुन ले, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी सुन ले। जब आप इंडियन थिंकर्स करें तो आप दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पुखराज जी जैन की पुस्तक आती है, स्वर्गीय पुखराज जी जैन, अभी पीछे साल भर पहले उनकी डेथ हुई है। उनकी पुस्तक आती है भारतीय राजनीति विचार। एक तो वो पढ़नी है आपको, ताकि आपकी रटने नहीं पड़े मुद्दों की समझ पैदा हो जाए बड़ी बड़ी। और दूसरा एक मेरी जो खुद की पुस्तक है, जहां से मैं आपको करवा रहा हूं, प्रमुख राजनीति चिंतक पाश्चात्य और भारतीय, एक आपको वो लेनी पड़ेगी। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ये दो पुस्तकें पढ़ लें भारतीय राजनीतिक विचारकों के लिए, तो उसमें ये सब कुछ दिया हो। अभी जिनकी हम चर्चा करें थे, जीएन धवन, भिखु पारिक ने लिखी है, उन्होंने लिखी पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ महात्मा गांधी, जीएन धवन ने लिखी। तो भिखु पारिक ने ऐसे मिलती जुलती एक पुस्तक और लिखी है, भिखु पारिक, गांधी एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी, एक क्रिटिकल इवोल्यूशन, एक आलोचनात्मक मिल जाता है। चलिए, गांधी के हमने राज्य के बारे में विचार देखे कि गांधी को राज्य पसंद है नहीं, राज्य की सत्ता पसंद है नहीं, तो फिर क्या पसंद है? राज्य विहीन सत्ता पसंद। अब गांधीवाद के संदर्भ में हम विभिन्न चीजों की समझ विकसित करते हैं। हम शुरुआत करते हैं स्वराज से। स्वराज करेंगे, सर्वोदय करेंगे, न्यायशीलता करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह करेंगे नहीं, समझेंगे सत्याग्रह, है ना? आप करने बैठ जाओगे। और अहिंसा की चर्चा करेंगे, और बाकी बचे मुद्दों की चर्चा करेंगे। गांधी का क्या करते हैं? स्वराज करते हैं। तो स्वराज क्या करते हैं? स्वराज होता है सेल्फ रूल, इंग्लिश में ये होता है सेल्फ रूल। हमने पुस्तक देखी हुई हिंद स्वराज। देखिए, स्वराज हम जो लगाते हैं वो स्वराज का अर्थ कतई नहीं। स्वराज का तात्पर्य हम ये सोचते हैं कि स्वयं का राज, इसका मतलब है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ये अर्थ लगा लेते हैं गलती से, या हम ये कह लेते हैं आत्मनिर्णय का अधिकार। ये तीनों अर्थ इसके नहीं, न तो इसका अर्थ स्वयं का राज है, न राष्ट्र की स्वतंत्रता है, देश की आजादी है, और न ही आत्मनिर्णय का अधिकार है। तो फिर क्या है? ये इसका तात्पर्य है स्वयं पर राज, खुद के ऊपर राज, यानी आप काय का विकास करें? आत्म संयम का। आप विकास करें आत्म बल का। ये इसका तात्पर्य, स्वराज का तात्पर्य। स्वराज में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है स्वराज, और इसमें जो लोकतंत्र पाया जाता है वो सहभागी लोकतंत्र पाया जाता है। सारे लोग इसमें भाग ले सकते हैं, ऐसा लोकतंत्र होता है स्वराज के अंदर, सहभागी लोकतंत्र स्वराज में। तो स्वराज है क्या? हम स्वराज का जो एक संक्षिप्त अर्थ लगाते हैं, हम इसका एक अर्थ लगाते हैं, वो कौन सा? राजनीतिक अर्थ लगाते हैं।
लेकिन गांधी जी कहते हैं कि इसमें एक स्वर्णिम चतुर्भुज होता है, एक गोल्डन स्क्वायर होता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। ये स्वराज है, इसके 4 पक्ष होते हैं और चारों पक्ष मिलते हैं तब क्या बनता है, स्वराज बनता है। तो पहले तो इसके हमें कुछ अर्थ हटा दिए कि ये स्वराज का अर्थ है ही स्वयं का राज या स्वशासन। स्वशासन होता है ना, स्वशासन हमारा खुद का शासन, या इसका करो राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी नहीं है, आत्मनिर्णय का। ये ना एक मुद्दा है, ये मुद्दा 1919 के बाद उठना शुरू हुआ, आत्मनिर्णय का अधिकार। जब पेरिस की संधि हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, वर्साई की संधि भी हो गई, तब जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन, उसने कुछ घोषणाएं की थी। उसमें एक घोषणा थी आत्मनिर्णय का अधिकार, कि प्रत्येक राष्ट्र को ये स्वयं निर्णय करने का अधिकार है कि उसके ऊपर राज कौन करे। हर एक राष्ट्र ये निर्णय करेगा कि उस पर राज कौन करे। तो इसका मतलब अफ्रीका और एशियन राज्यों से क्या समाप्त हो जाना चाहिए, उपनिवेशवाद है समाप्ति, गुलामी समाप्त हो जानी चाहिए। भारतीय ये उसकी व्यापक शब्दों में चर्चा कर रहे हैं। वुडरो विल्सन जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, किस समय, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब कंप्लीट हुआ, तब भी है। वुडरो विल्सन को हम एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में जानते हैं। जब हम लोक प्रशासन की चर्चा करते हैं, वुडरो विल्सन को हम लोक प्रशासन का पिता कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये अमेरिका का राष्ट्रपति भी रह चुका है, पहले प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस का। इसीलिए राजनीति और लोक प्रशासन को अलग अलग किया, राजनीति और प्रशासन को अलग करके लोक प्रशासन का पिता बन गया वुडरो विल्सन। बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। फिर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में का हीरो बन गया। जो पेरिस की संधियां हुई ये इसके देख रेख में हुई, और उसके बाद एक ओपन डिप्लोमेसी एक शब्द आया है। उसके बाद से बड़ी मजेदार परिवर्तन हुए पूरे संसार के अंदर। ये कहते हैं आज के बाद कुल्हड़िए में गुड़ कोई भी नहीं फोड़ेगा। डिप्लोमेसी होगी ना, दो देशों के आपसी संबंध हो गए, वो सबको पता होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि हमने कौन से देश के साथ क्या संधि की है। गुप्त संधियां उसके बाद से गायब हो गई थी। वो काम करने वाला वुडरो विल्सन था। तो वुडरो विल्सन ने कहा कि प्रत्येक देश को ये स्वयं निर्णय करने का अधिकार है कि उसके ऊपर राज कौन करे। तो भारत को भी तो अधिकार होना चाहिए। तो क्या हम स्वराज का तात्पर्य आत्मनिर्णय का अधिकार निकालेंगे? नहीं, इसका तात्पर्य तो है कि स्वयं आप इतने मजबूत, शक्तिशाली, आत्मबलशाली हो जाएं कि आप में कोई कमी नहीं, आप इतने ज्यादा निर्भय हो जाएं, इतने ज्यादा अहिंसक हो जाएं कि ये छोटा सा पक्ष है, कौन सा, ये बना जाएगा। तो एक पक्ष नहीं है इसका, कौन सा, बल्कि इसमें कितने चीजों से मिलकर बनता है, 4 चीजें होती है स्वराज के अंदर। गांधी जी कहते हैं 4 चीजों से मिलकर बनता है। तो स्वराज का एक पक्ष होता है राजनीतिक पक्ष, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। एक पक्ष होता है इसका सामाजिक पक्ष, एक पक्ष होता है इसका आर्थिक पक्ष, और एक पक्ष होता है इसका धार्मिक पक्ष। अब अपन फंस गए, क्योंकि ये पक्ष समझ नहीं आ रहा बनेगा। इस धार्मिक को आप क्या बोलेंगे, नैतिक पक्ष। तो ये तो समझ में आता है कि राजनीतिक रूप से स्वराज का तात्पर्य आपको फट से समझ में आ जाएगा। नैतिक रूप से स्वराज का तात्पर्य है राष्ट्र की स्वतंत्रता है, नैतिक राजनीतिक रूप से तो। लेकिन सामाजिक स्वराज क्या होता है? समाज में कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई जातीय भेद नहीं होगा, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होगा। ऐसी एक समानता भरी शोषण विहीन जो व्यवस्था होगी, वो कैसी व्यवस्था होगी? सामाजिक स्वराज होगा। आर्थिक समाज कैसे आएगा आप बताओ? हाँ, ट्रस्टीशिप से आएगा। कोई किसी का आर्थिक शोषण है, और समस्त प्रकार के श्रम की गरिमा समान होगी। जैसा नाई का कार्य होगा वैसा ही कार्य वकील का होगा। सब यही तो आर्थिक स्वराज आएगा। और सबसे अच्छा कौन सा है? आप नैतिक रूप से अत्यंत अच्छे हो जाते हैं, नैतिक स्वराज आता है। तो स्वराज एक व्यापक अवधारणा है, सिर्फ राजनीतिक अवधारणा नहीं है। एक पक्ष को तो हम जानते हैं, बाकी हम इनकी भी चर्चा कर रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और इसके धार्मिक पक्ष भी होते हैं। 4 पक्ष मिलते हैं। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि स्वराज के कौन कौन से पक्ष हैं। तो ये 4 पक्ष होते हैं स्वराज के।
अब चलते हैं अपन अगले मुद्दे की, और वो है सर्वोदय। सर्वोदय का जो पूरा भाव है गांधी ने लिया है जॉन रस्किन से। जॉन रस्किन एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, जॉन रस्किन। इनकी पुस्तक थी एंटो द लास्ट, अंतिम व्यक्ति तक का महत्व। इसका एक तात्पर्य होता है अंतिम आदमी का उदय, अंत्योदय। प्रत्येक अंतिम आदमी की गरिमा का महत्व है, उसके कल्याण का महत्व है, उसके अधिकारों का महत्व है, और यहीं से पैदा हुआ है सर्वोदय। सर्वोदय का तात्पर्य होता है सबका उदय। तो अब फिर चलते हैं, और एक शब्द है समाजवाद। एक तो यार अर्थ पूछते हैं सर्वोदय का अर्थ क्या है, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। सबका उदय, सर्व माने सबका उदय, समाजवाद। और एक है उदारवाद। इन दोनों शब्दों की चर्चा करते हैं और फिर कहां आते हैं, सर्वोदय के ऊपर आते हैं। आवाज आ रही है, कट कट के आ रही है, चक्कर है क्या? तार में नहीं है दिक्कत, है सेल में, सेल में दिक्कत है, उसको भी बुलाते हैं। घंटा भर हो गया, आप मुझे बताना। अब हम कर रहे हैं सर्वोदय, सबका उदय। एक समाजवाद की चर्चा कर लेते हैं, एक उदारवाद की चर्चा कर लेते हैं, और एक सर्वोदय की चर्चा कर लेते हैं। पहले उदारवाद की चर्चा करते हैं। उदारवाद में जो बल दिया जाता है वो व्यक्ति के कल्याण पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति विवेकशील होता है, इसलिए अपना कल्याण क्या करेगा, स्वयं करेगा। तो यहाँ व्यक्ति कल्याण की प्राथमिकता होती है उदारवाद। उसको खुला छोड़ दो, लिबरल कर लो, इसी से लिबरलिज्म बना। उदारवाद की इंग्लिश होती है लिबरलिज्म। जो लिबर से ना, लिबर का तात्पर्य व्यक्ति को आप खुला छोड़ दो, वो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग अपना कल्याण स्वयं में कर लेगा। फिर आता है समाजवाद। समाजवाद ऐसा है, ऐसी विचारधारा है जो क्या करना चाहती है, व्यक्ति का कल्याण नहीं करना चाहती बल्कि सर्व कल्याण करना चाहती है, सबका कल्याण करना चाहती है। ये समाजवादी व्यवस्था है। तो फिर सर्वोदय और समाजवाद में अंतर क्या है? तो देखिए, सर्वोदय भी क्या है, सबका उदय। सर्वोदय है सबका कल्याण, ये भी सर्व कल्याण है। लेकिन सर्वोदय अलग प्रकार का समाजवाद है। इसको हम कहते हैं गांधी सोशलिज्म बोलते हैं। हम बोलते हैं गांधी जी ने कहा, ये गांधी समाजवाद है, ये थोड़ा अलग प्रकार का है। बाकी जो भी समाजवाद है ये ना किसी और प्रकार के हो सकते हैं। ये समाजवाद जो मुख्य बल देता है, ये संपत्ति के कौन से के ऊपर बल देता है, सार्वजनिक नियंत्रण पे बल देता है। ये वाला जो समाजवाद कर रहे हैं, चाहे वो समाजवाद फेबियनवादियों का हो और चाहे वो समाजवाद कार्ल मार्क्स का। समाजवाद हमने दो ही प्रकार के किए आज तक, लगभग या तो क्रांतिकारी किया है या लोकतांत्रिक किया है। लोकतांत्रिक किया तो नेहरू का किया है, फेबियन किया है, जीडीएस कोल का श्रम संघवाद किया है, गिल्ड सोशलिज्म सॉरी। और अगर हमने क्रांतिकारी किया तो कार्ल मार्क्स का किया। इनका एक ही बल है कि संपत्ति के ऊपर, जो संपत्ति व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए उदारवाद की तरह, बल्कि किसकी होनी चाहिए, पूरे समाज की होनी चाहिए। संपत्ति पूरे समाज की होगी तो सबका कल्याण हो जाएगा। गांधी समाजवाद इस रूप में अलग है। गांधी कहते हैं कि देखिए, अगर आपको किसी भी व्यक्ति का कल्याण करना है ना, तो आप बार बार एक ही चक्कर में पड़ रहे हैं, किसके, संपत्ति के चक्कर में। आप इस एक मुद्दे को अलग कर दो, गांधी जी कहते हैं। तो जो गांधी समाजवाद है वो ज्यादा काय पे बल देता है, आध्यात्मिक मुद्दों पे ज्यादा बल देता है, नैतिक मुद्दों पे ज्यादा बल देता है, सत्य अहिंसा के ऊपर बल देता है, न कि कौन से झगड़े को, संपत्ति का झगड़ा थोड़ी देर में खड़ा करेंगे। तो सर्वोदय है वो व्यक्ति के भौतिक कल्याण की बजाय आध्यात्मिक कल्याण के ऊपर बल देता है। भौतिक कल्याण में व्यक्ति के शारीरिक सुखों के ऊपर बल दिया जाता है। अच्छा घर दे दो,
ठीक है, उसको अच्छी गाड़ियां दे दो, अच्छी सड़कें बना दो, उसका भौतिक कल्याण कर दो, उसकी सुख और समृद्धि पैदा कर दो उसमें, ये तो भौतिक कल्याण हुआ। लेकिन भौतिक कल्याण तो वही प्लेटो वाला, फिर भौतिक कल्याण की चाह तो सुअर रखते हैं, जैसा कि बेंथम भी वैसा ही व्यक्ति था। तो ये कहते हैं नहीं, व्यक्ति के भौतिक कल्याण की बजाय कौन सा कल्याण महत्वपूर्ण है? आध्यात्मिक कल्याण महत्वपूर्ण। हम नहीं समझ में आता आध्यात्मिक कल्याण, कि हमें आनंद ये नहीं आता भौतिक सुख हो कि हम भोगवादी हो जाए, हर चीज का खूब सारा खा लें, खूब सारा इकट्ठा कर लें। ये चीज तो गांधी जी कहते हैं टेंशन देती है। आनंद आता है जब आप औरों के कल्याण में रत होते हैं, आप सामाजिक गतिविधियां करते हैं, समाज कल्याण करते हैं, ये ज्यादा जरूरी चीजें। पर कल्याण, गरीब कल्याण, नैतिकता, अच्छाई, तो ये ज्यादा जरूरी। तो ये कौन सा फिर है? ये आध्यात्मिक पक्ष पे बल देता है। तो गांधी समाजवाद का क्या आधारित है? आध्यात्मिक के ऊपर ज्यादा आधारित है, बजाय भोगवाद या भौतिकतावाद। चलिए, तो हमने एक मुद्दा किया कौन सा? सर्वोदय का, सबका उदय। तो अब सबका उदय होगा कैसे? तो सबका उदय का एक ही तरीका है कि आप एक काम करें। ये कहते हैं सबका उदय का, कार्ल मार्क्स कहता है कि किसको समाप्त कर दो? वर्गों का संघर्ष समाप्त कर दो, एक वर्ग की छुट्टी कर दो। गांधी जी कहते हैं ऐसा मत करो, आप शर्म की गरिमा क्या कर दो? बराबर कर दो, सबका उदय हो जाएगा, शर्म की गरिमा। तो नाई और वकील दोनों के कामों को क्या कर दो? बराबर कर दो आप। ये तरीका है सर्वोदय लाने का, कि समस्त प्रकार के गरिमा पर बराबर कर दो। ये शर्म के ऊपर बल देते हैं, श्रम की गरिमा लाना चाहते हैं। ये भी कार्ल मार्क्स भी कहता है कि हर एक व्यक्ति क्या करेगा? कार्य करेगा, श्रम महत्वपूर्ण है। गांधी भी कहते हैं कि श्रम महत्वपूर्ण है, लेकिन ये श्रम की महत्ता बढ़ा रहे हैं क्रांति के माध्यम से, और ये बढ़ा रहे हैं श्रम की गरिमा शांति से। इतना ही फर्क। मार्क्स भी श्रमिकों के कल्याण के ऊपर बल देता है, गांधी जी भी श्रम को जरूरी मानते हैं। गांधी जी खुद शारीरिक श्रम किया करते थे, लेकिन यहाँ बस ये है कि यहाँ वर्ग क्रांति होगी और यहाँ ये सारा काम श्रम की गरिमा शांति से स्थापित की जाएगी, इतना ही। तो ये है, यहाँ जो समाजवाद आएगा वो क्रांति से आएगा, यहाँ शांति से आएगा जो भी समाजवाद आएगा। और ये संपत्ति की बजाय आध्यात्मिक ज्यादा होगा, भोगवाद की बजाय अध्यात्मवाद पे ज्यादा बल देता है गांधी जी का सर्वोदय, सबका उदय। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा होगी, प्रत्येक व्यक्ति के श्रम की गरिमा भी बराबर होगी। जब श्रम की गरिमा बराबर हो जाती है ना, फिर आदमी की ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आदमी दिक्कत तब आती है जब सारे श्रम कर रहे हैं लेकिन उनकी इज्जत क्या होती है? अलग अलग है। जब आप बौद्धिक श्रम को श्रेष्ठ मान लेते हैं और शारीरिक श्रम को बुरा मान लेते हैं, निम्न मान लेते हैं। जैसे एक कंप्यूटर इंजीनियर है, उसको आप अच्छा मानते हैं क्योंकि वो कैसा श्रम करता है? सॉफ्टवेयर वाला। और एक लोहार है, उसको हम तवज्जो नहीं देते, या एक खेती श्रमिक को तवज्जो नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक श्रम करता है। तो इस समाज में शोषण का जो मूल कारण है, क्यों लोग अपने आप को शोषित महसूस करते हैं? काम करने का बुरा नहीं है, लेकिन कुछ के कामों को बुरा माना जाता है। अपने यहाँ जातियां तक इन कामों के लिए बना दी गई कि फला जाति फला ही काम करेगी, उनकी कोई गरिमा नहीं होती फिर अपने समाज के अंदर। तो यहाँ श्रम की समान गरिमा अत्यंत आवश्यक है। सर्वोदय में सभी श्रम की गरिमा समान होगी, चाहे काम नाई का हो और चाहे काम वकील का। क्वेश्चन ज्यादातर तो ये पूछा जाता है कि सर्वोदय को हम कहते हैं गांधीयन समाजवाद, सबका उदय। समाजवाद में भी सबके कल्याण की चर्चा की जाती है। ये समाजवाद होता है पूरे समाज का कल्याण। उदारवाद में हमने देखा व्यक्ति का कल्याण होता है, लेकिन सर्वोदय लाने का तरीका क्या है? ये तरीका आध्यात्मिक है, शांतिपूर्ण है और श्रम की गरिमा पे आधारित है। तो हमने दो मुद्दे कर लिए। एक हमने किया स्वराज, सौ के ऊपर राज, सौ अनुशासन रखें, आप आत्म संयम का पालन करें, सौ के ऊपर शासन करते रहे। दूसरा किया सत्याग्रह। बताओ टाइम ठीक है, चलें अगला मुद्दा करते। अगले मुद्दे में अपन चर्चा करेंगे न्यासिता सिद्धांत। ये मजेदार सिद्धांत, इसकी चर्चा करते हैं। न्यासिता
ट्रस्टीशिप। गांधी का, हमने एक गांधीवाद का राजनीतिक पक्ष देखा, एक गांधी का सामाजिक पक्ष देखा, अब हम गांधी का आर्थिक पक्ष देखेंगे। राजनीतिक पक्ष है मूलतः स्वराज, सामाजिक पक्ष है प्रत्येक का कल्याण, सर्व का उदय, पूरे समाज का, सबका उदय, समाजवाद, गांधी समाजवाद। और आर्थिक पक्ष है गांधीवाद का ट्रस्टीशिप की थ्योरी। तो अब हम गांधी की ट्रस्टीशिप थ्योरी करते हैं। आर्थिक गांधीवाद, न्यासीता सिद्धांत। देखिए, एक छोटा सा मजेदार क्वेश्चन तो ये है कि ये जो ट्रस्टीशिप आई, ये आई पोस्ट लिबरलिज्म थ्योरी है। उत्तर उदारवादी। और ये लिख लेना आप, है ना, पूंजीवाद का प्रतिकार है। प्रतिकार होता है विरोध, पूंजीवाद के विरोध में इसको लाया गया। उत्तर उदारवाद है उदारवाद के अगला चरण, पोस्ट लिबरलिज्म, एक नया प्रकार पूंजीवाद के प्रतिकार में लाया गया। पहले तो हम इस पूंजीवाद को, इन सबको समझे, फिर हम न्यासीता के सिद्धांत के ऊपर आए। कुल मिला के पूरा झगड़ा है वो है संसाधनों के स्वामित्व को लेके। तो न्यासीता का सिद्धांत संबंधित किससे? संसाधनों के स्वामित्व से। पहले तो देखते संसाधन क्या होते हैं, उनका स्वामित्व, ये पहले समझ में आना चाहिए, फिर ये सारे शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। जो भी संपत्ति है संसाधन है, उत्पादन की चल और अचल संपत्तियां, चाहे वो सोना, चाहे वो चांदी है, चाहे वो शेयर्स है, ये चल संपत्ति, चाहे मुद्रा है, ये तो चलने वाली संपत्ति, कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। अचल संपत्ति, आपके पास जमीन है, आपके पास घर है, आपके पास फैक्ट्रियां, आपके पास पहाड़ों का कब्जा है, आपके पास खनन है, खाने हैं आपके पास, है ना, माइनिंग का काम करते हैं, तो ये अचल संपत्ति है। तो ये चल और अचल संपत्ति के ऊपर क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। तो इनके ऊपर किसका कब्जा होना चाहिए? या फिर जो सार्वजनिक उपयोगिता के संसाधन है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो बीमा है, चाहे वो बैंक है। तो अपन अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर करते हैं? 3 सेक्टर करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब संसाधन समझ लिए तो तीनों में क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, मत्स्य आता है और खनन आता है, खेती करना, खेती की जमीन, मछलियां, समुद्र, और तीसरा आ गया आपके माइनिंग, जहां से अपन चीजें निकालते हैं खोद के। ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आपके उद्योग आते हैं, फैक्ट्रियां आती है। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंजीनियरिंग हो, बैंक हो, बीमा हो, ये तृतीय क्षेत्र में आती है। इन सबको मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? संसाधन। इन संसाधनों पे स्वामित्व किसका? जमीनें किसकी हो, बैंक किसके, विद्यालय किसके, हॉस्पिटल किसके हो, ये पहाड़ किसके हो, जंगल किसके हो, नदियां किसकी हो, इसको लेके झगड़ा चलता है। और जितनी भी विचारधारा है ना, ये एक झूठा आवरण तो और मुद्दों को रखती है, मूल झगड़ा का है क्या? संसाधनों का है। तब कार्ल मार्क्स कहता है कि ईश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? पैसा होता है। हम झूठे लड़ते हैं ईश्वर के लिए, हमारी मूल इच्छा तो क्या प्राप्ति की होती है? संसाधन की होती है। बाबा जी भी घर छोड़ते हैं और फिर क्या बनाते हैं? छोटा सा घर छोड़ के एक बड़ा सा डेरा बनाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं, एक ही कलर की और बिना नंबरों की। तो घर क्या हम छोटे होते, क्योंकि वहां कम था सामान। तो बाबा लोग भी
साथ है क्या? तो मूल झगड़ा इस संसार में वाकई में गाय के लिए है। अब ये संसाधन हो किसके पास, मुद्दा तो ये है। तो ये संसाधन या तो हो सकते हैं निजी और या हो सकते हैं ये सार्वजनिक। दो प्रकार का स्वामित्व हो सकता है इनके ऊपर, या तो एक किसी व्यक्ति के पास होने चाहिए या फिर पूरे समाज के पास। अब यहाँ इस प्रतिष्ठान में जहां पर बैठे हैं, ये बताओ कैसा स्वामित्व है संसाधनों का? निजी स्वामित्व है। गवर्नमेंट कॉलेज क्या है? सार्वजनिक स्वामित्व। अब आप बोले समझे, एक निजी स्वामित्व और एक है सार्वजनिक स्वामित्व। अब ये जो है उदारवादी, ये तो इसका नाम लेते हैं कि संपत्ति तभी वृद्धि करेगी जो कैसे क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हो, तब संपत्ति ज्यादा वृद्धि करती है और ज्यादा कल्याण होता है। ये जो समाजवादी, ये क्या कहते हैं? संपत्ति सार्वजनिक होनी चाहिए, स्कूल सरकारी, हॉस्पिटल सरकारी, बस है, ट्रेन, सब कुछ सरकारी होना चाहिए, पूरे समाज का होना चाहिए। तो इसी मुद्दा इसको लेके संसाधनों के गांधी जी कहते हैं कि मैं हूं तो समाजवादी टाइप का, तो मैं एक नया तरीका बताता हूं, क्योंकि ये जो निजी पूंजी का मुद्दा है जो उदारवाद लेके आया है, ये उदारवाद और निजी पूंजी और व्यक्तिवाद मिलके किसको बढ़ावा देते हैं? ये पूंजीपति फिर लाभ के लालच में हजारों करोड़ों लोगों का शोषण करता है। तो इसका प्रतिकार कैसे करें अपन? तो फिर इनका प्रतिकार करने के लिए गांधी जी संसाधन स्वामित्व का एक और तरीका लेके आते हैं। कौन सा? न्यासिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। ये न्यासिता, ये तीसरा तरीका। अब ये क्या है, अपन इसकी चर्चा करते हैं। न्यासिता में होता क्या? न्यासिता में और न्यासिता के साथ साथ ये वो देखो कौन से राज्य में? राम राज्य में। एक मजेदार क्वेश्चन ये उत्तर बनता है कि आप बताओ संपत्ति पे स्वामित्व किसका होता है? अच्छा, आप सोच के देखो, न्यासिता में मजेदार क्वेश्चन बनता है। चाहे वो राम राज्य हो वहां भी, और चाहे वो कौन सा सिद्धांत हो, और मजेदार चर्चा है। क्या सा? न्यासिता। संपत्ति पे जो स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्ति होता है। एक कुछ आप कभी भी गलत में बताना कि गांधी जी की न्यासिता में संपत्ति का क्या हो जाता है? सार्वजनिक स्वामित्व नहीं होता, बल्कि स्वामित्व क्या बना रहता है? संपत्ति बिड़ला के पास ही रहेगी। गांधी जी कहा करते थे गांधी संपत्ति बजाज के पास रहेगी, गांधी टाटा के पास रहेगी संपत्ति। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये संपत्ति आई कहां से? मुद्दा तो ये है। तो उन्होंने कहा कि ये संपत्ति, जैसा कि सीबी मैकफर्सन बोलता है, देखो कितनी बार चर्चा है सीबी मैकफर्सन की, पजेसिव, ये तो पजेसिव निजी संपत्ति वाला। तो जो सीबी मैकफर्सन कहता है कि इनसे पूछो कि संपत्ति आपकी कहां से, तो गांधी जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सीबी मैकफर्सन भी वही बातें कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति के पास जो भी संपत्ति होती है वो देन किसकी होती है? समाज की। अब समाज ने विश्वास किया बिड़ला के ऊपर, समाज ने विश्वास किया टाटा के ऊपर, समाज ने ट्रस्ट किया किसके ऊपर? बजाज के ऊपर। तो उन्होंने संपत्ति रखवाली के लिए और वृद्धि करने के लिए किसको दी हुई है? और ट्रस्ट को सौंपते हैं। अपने ना जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपना घर किसको संभाल के जाते हैं? अनजान को, जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते, किसको देके जाते हैं? आप अपने ट्रस्टी को देके, जिस पे आप समझदार ट्रस्ट करते हैं। तो ये समाज संपत्ति उन लोगों को सौंपता है जिनके ऊपर वो क्या करता है? ट्रस्ट करता है। तो ये ट्रस्टीशिप थ्योरी आ गई, इसको हिंदी में न्यासिता बोलते हैं। अब ये समाज की संपत्ति है, लेकिन इस समाज ने विश्वास करके और ये कुछ व्यक्तियों को सौंप दिए। ये व्यक्ति इसकी सुरक्षा का काम करेंगे। जैसे आप चले जाते हैं तो आपके घर की सुरक्षा कौन करता है? जिसपे आपने क्या किया था? ट्रस्ट किया। वो उसकी सफाई वगैरह करता है, उसको अच्छा रखता है। तो ये न इस संपत्ति की रक्षा करेंगे, इसमें वृद्धि करेंगे। अब आ गया इसकी भोग का मामला। स्वामित्व तो इनका होगा, लेकिन भोग कैसा होगा? भोग तो जितनी जरूरत है तो वो कर लेगा, ये नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो तो कितनी की जरूरत हो सकती है। जैसे अभी भी उसने बनाया तो 2,500 करोड़ का अंटा लिया, किसने? अंबानी ने। तो ऐसी जरूरत नहीं है, वो अपनी आवश्यकता पूर्ति के बाद, आवश्यकता तो सीमित रखनी है आपको, बाकी संपत्ति किसके कल्याण पे खर्च करेगा? समाज की। क्योंकि संपत्ति है किसकी?
समाज की है, उसकी खुद की तो कुछ है नहीं। वो शिक्षित हुआ, वो नैतिक हुआ, उसने एमबीए किया है, कुछ भी किया, उसने व्यापार करना सीखा तो जंगल में सीखा था या समाज से सीखा था? समाज के लोगों ने उसको सब कुछ सिखाया था, उन्होंने उसको संपत्ति दी है। तो भले ही उसका स्वामी तो निजी हो, लेकिन खर्च करेगा तो वो सार्वजनिक खर्चा करेगा। तो ये है, यही बात सीबी मैकफर्सन बोलता है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म में, और यही बात कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं। स्वामी तो निजी लेकिन खर्चा सार्वजनिक। चलिए, क्या कोई ऐसा कोई विचार और दिखाई दे रहा है क्या आपको? अरस्तु यही कहता है कि संपत्ति निजी होगी, योग्यता के ऊपर होगी, लेकिन खर्चा सार्वजनिक उपयोग होगा। तो निजी संपत्ति और सार्वजनिक उपयोग। अब फिर ये बताओ कि इन उदारवाद में, समाजवाद में और न्यायशीलता में फर्क क्या है? अब एक सूत्र देखते हैं। संपत्ति भी निजी और उपभोग भी मेरी संपत्ति और मैं खर्चा करूंगा, ये कहां चलता है? उदारवाद में। संपत्ति सार्वजनिक लेकिन उसका उपयोग निजी नहीं, सार्वजनिक नहीं, उसका उपयोग है। स्कूल है लेकिन हम उसका निजी उपयोग कर रहे हैं, हम जाते हैं वहां पढ़ते हैं, अपने अपने हिसाब से फायदा उठाते हैं उसका। लेकिन यहां संपत्ति निजी है लेकिन भोग सार्वजनिक है। तीनों के सूत्र अलग अलग है। ये तो दोनों ही निजी है, यहाँ एक सार्वजनिक निजी है, यहाँ एक निजी है, दूसरा सार्वजनिक है। सूत्र दोबारा देखते हैं। आप बताइए उदारवाद का सूत्र क्या है? निजी संपत्ति है, भोग भी निजी है। सार्वजनिक में एक ना संपत्ति सरकार की है लेकिन हम उसका निजी उपभोग करते हैं, हम उसको उपभोग करते हैं, हम शिक्षित होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, खुद उसका फायदा उठाते हैं, सरकार का है सब कुछ, लेकिन लाइट जल रही है उसका फायदा उठाते हैं, सार्वजनिक लाइट है। न्यायशीलता में संपत्ति निजी है लेकिन उपयोग सबके कल्याण के लिए होगा। तो ये है गांधी जी की दृष्टि, जो किसके खिलाफ आई थी? पूंजीवाद के खिलाफ आई थी। तो इसको हम कौन सी थ्योरी बोलते हैं? पोस्ट लिबरल, उत्तर उदारवाद में ये सिद्धांत आया। ये नहीं उत्तर उदारवाद है, ये उत्तर उदारवादी सिद्धांत है। उदारवादी जब संपत्ति का सही उपयोग नहीं कर पाए तब गांधी जी ने एक उत्तर उदारवादी सिद्धांत दिया। कौन सा? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। अब क्या ये ट्रस्टीशिप कहीं और भी दिखती है क्या? तो हमने कहा तो अरस्तु में दिखाई देती है। दूसरा एक कंसेप्ट चलता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, एक नया कंसेप्ट आया है। ये कंसेप्ट आपको बहुत सारी जगह दिखाई देगा। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके तहत ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये क्या करती है? समाज कल्याण के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा करती है। आप CSR देखना चाहते हैं तो आप पिलानी जाइए। पिलानी में क्या कर रखा है? टाटा ने बहुत सारे सार्वजनिक कल्याण के वहां काम कर रखे, चाहे ऑडिटोरियम खोल रखा हो, चाहे समाज को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी खोल रखी हो। सॉरी, इसने बिड़ला ने पिलानी में कितना बड़ा काम कर रखा है। अब ये जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन चलता है, आपने नाम सुना होगा, ये ना अपने राजस्थान के विभिन्न पिछड़े हुए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए राज्य है ना, वहां के शिक्षकों को ट्रेनिंग देता है ये फ्री के अंदर, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाए। कोई है ना विभिन्न स्कूलों में RO लगाते हैं साफ पानी का, कुछ कंप्यूटर पेंट करती है बड़ी बड़ी कंपनियां। तो ये सारे किसके तहत आते हैं? CSR के तहत आते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। कॉर्पोरेट्स ने जो पैसा कमाया है, कॉर्पोरेट्स घरानों ने, चाहे वो अडानी का घराना हो, अंबानी का हो, चाहे बिरला का हो, चाहे टाटा का हो, चाहे बजाज का, ये गांधी जी के कौन से सिद्धांत को मानते हैं? ये जो एक नया कंसेप्ट आया है। और आपने देखा होगा कि ये जो इसका गेट्स वाला है ना, बिल गेट्स का, और इसकी पत्नी का जो फाउंडेशन चलता है मेलिंडा, है ना, ये कौन से कंसेप्ट के तहत चलता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि कॉर्पोरेट्स ने जो इतना कुछ इकट्ठा किया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसके प्रति?
समाज के प्रति, तो उसको लौटाइए आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तब अजीम प्रेम जी कहते हैं मैं अपनी अधिकांश संपत्ति जब जाऊंगा तो क्या कर जाऊंगा, दान कर जाऊंगा समाज को, जो विप्रो के हेड है ना। तो ये है, और ये सिद्धांत आया कहां से, गांधी इसका दिया हुआ है। उससे पहले अरस्तु भी इसको अलग रूप में दे के गया था, पर ये अरस्तु ने तो वो रूप में दिया था, गांधी ने किसके लिए दिया है, पूंजीवाद का खिलाफत करने के लिए, पूंजीवाद में सुधार करने के लिए प्रतिकार के रूप में दिया। अब आप बताओ राम राज्य में निजी संपत्ति होती है नहीं होती, होती है, राम राज्य में निजी संपत्ति होती है। तो गांधी जी निजी संपत्ति के समर्थक है या नहीं है, लेकिन उसका उपयोग नहीं, राम राज्य में भी निजी संपत्ति होती है। तो हमने गांधी का कौन सा सिद्धांत किया, ट्रस्टीशिप थ्योरी की, सीएसआर की चर्चा की हमने, अरस्तु की चर्चा की। और अगर आपको न्यासीता सिद्धांत तो वास्तविक रूप में कहीं देखना है तो मैं बार बार आपको एक ही राज्य तो जिला बताता हूँ अपने राजस्थान का, हर गांव में स्कूल है, और जो एडवांस क्यों है, गांधी की कौन सी थ्योरी की वजह से, ट्रस्टीशिप थ्योरी। आज आप इस बार वो आई है अभी गरीबी के सूचकांक आए है ना, तो गरीबी के सूचकांक में आपने विशेष चीज देखी क्या है, दो चीजों का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है, शिक्षा का और गरीबी का। तो अपने ना चीजों को गलत पकड़ रहे हैं, इन चीजों का ना बड़ा घनिष्ठ संबंध है। एक सेकंड की चर्चा करूंगा। चलिए ट्रस्टीशिप थ्योरी हो गई, शिक्षा, गरीबी और जनसंख्या वृद्धि, ये इंटरकनेक्टेड चीजें हैं सारी की सारी। अगर इन बीमारियों का इलाज करना है तो एक ही इलाज है इनका, कौन सा, शिक्षा इलाज है। जैसे जैसे ना हमारे यहाँ शिक्षा बढ़ती जा रही है, अपने आप ही जुल्म की जो सूचकांक आया ना, नया सूचकांक से गरीबी का, उसमें सबसे कम गरीबी जुल्म में, फिर कोटा में, जयपुर में है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, सीकर में ये राज्य, ये जिले आए हैं क्योंकि वहां शिक्षा ज्यादा है। अब चलते हैं, क्या रोकनी है, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, हम हैं थोड़ी संख्या में ज्यादा, तो जनसंख्या ज्यादा इसलिए गरीब है, तो इन दोनों को रोक सकते हैं उपाय के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। जुनू इसीलिए ज्यादा अमीर है, ये नहीं कि जुनू के पास संसाधन पानी नहीं है जुनू के अंदर, ठीक है, एक आधे पहाड़ से कुछ तांबा निकलता होगा, फिर भी इतना एडवांस है क्योंकि वो गांधी के इस ट्रस्टीशिप थ्योरी के तहत हर सेठ होते हैं जुनू के, चाहिए बड़े बड़े जितने भी सेठ है ना, ये कहां से निकले हुए, पिलानी वाली साइड से निकले, जुनू से निकले, मारवाड़ी सेठ जिनको बोलते हैं, बिल्कुल खुद पिलानी का है, चाहे वो डालमिया हो, ये सारे सिंघानिया हो, बजाज तो जो सीकर का था, बाकी बड़े सेठ वहां के। तो ये सोचते ना बहुत बड़े बड़े स्कूल खोल रखे, उसी का परिणाम है कि जुनू आज वहां, और ये प्रेरणा उन्होंने किससे ली थी, गांधी से ली थी। चलिए, तो ये था गांधी का न्यासीता सिद्धांत। तो हमने चर्चा की आज गांधी के सर्वोदय के ऊपर, गांधी समाजवाद को अपन क्या बोलते हैं, सर्वोदय। हमने स्वराज की चर्चा की, और स्वराज के कितने पक्ष देखे, 4 पक्ष देखे, और फिर हमने की न्यासीता की चर्चा, ट्रस्टीशिप थ्योरी की चर्चा। अब हम गांधी के कुछ और पक्ष हैं उनकी चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। हम चर्चा करेंगे गांधी की अहिंसा के ऊपर और गांधी के सत्याग्रह। चलिए, तब तक आप 5 मिनट का आराम लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत।